नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 से अग्निपथ और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। यूपी में चुनाव से पहले अब जुबानी जंग तेज हो चुकी है। सियासी दलों के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी में चुनावी रणनीति को और तेज करने के लिए सदस्यता अभियान की शुरुआत भी कर दी है। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला है। वहीं अखिलेश यादव ने भी अमित शाह के बयान पर जवाबी पलटवार किया है। इन सबके बीच प्रियंका गांधी भी लगातार यूपी की सियासत में खुद को साबित करने में लगी हुई है और अब प्रियंका सीएम योगी के गढ़ से चुनावी शंखनाद करने वाली है। यूपी में सियासी हलचल की कहानी बताएंगे अपने खास प्रोग्राम 22 का अग्निपथ में। यूपी में चुनावी कैंपेन को धार के लिए बीजेपी के सबसे कुशल रणनीतिकार यानी गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ पहुंचकर बीजेपी की सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। बीजेपी का लक्ष्य यूपी में 4 करोड़ सदस्यों को तैयार करना है। हालांकि सदस्यता अभियान के इतर अमित शाह ने विपक्षी पार्टियों को निशाने पर लिया। क्या है यूपी में बीजेपी के लिए शाह नीति, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सपा सत्ता में वापसी के लिए जद्दोजहद कर रही है तो बीजेपी अपने सियासी किले को अभेद्य बनाने में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचे। वर्तमान में अमित शाह की गिनती उन नेताओं के तौर पर होती है जो जमीनी हकीकत को अच्छे से समझते हैं और एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने में अमित शाह को महारत हासिल है। क्योंकि अमित शाह की पहचान एक जमीनी नेता के तौर पर रही है, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष बनने से पहले अमित शाह ने 2014 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर बीजेपी को ऐतिहासिक विजय दिलाई थी और 2017 में उनकी ही अध्यक्षता में बीजेपी ने 300 से ज्यादा सीटें पाकर उत्तर प्रदेश में परचम लहराया था। मतलब कि शाह की नीति हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए कामयाब रही है। इसलिए 2022 के चुनावी रण में उतरने से पहले बीजेपी के चाणक्य अमित शाह चुनावी तैयारियों को परख रहे हैं। अमित शाह ने मेरा परिवार भाजपा परिवार के नाम से सदस्यता अभियान शुरू करते हुए सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के कामों को गिनाया और दावा किया कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में असली पहचान नहीं मिली थी। बीजेपी सरकार आने के बाद ही उत्तर प्रदेश को असली पहचान मिली है। ये जरूर स्मरण कराना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश बाबा विश्वनाथ की भूमि है। यह उत्तर प्रदेश भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की कर्म भूमि, जन्मभूमि। यह उत्तर प्रदेश तथागत बुद्ध की कर्म भूमि, निर्वाण भूमि है। आदिनाथ, ऋषभनाथ और संत कबीर की भूमि, महाराजा सुहेल देव और पंडित मदन मोहन मालवीय की भूमि। मगर बहुत सालों से उत्तर प्रदेश को ये एहसास नहीं होता था। मुगलों का शासन गया तब से जब तक 2017 में भाजपा की सरकार बनी, ये एहसास नहीं हुआ कि बाबा विश्वनाथ भगवान श्री कृष्ण और अयोध्या में राम लल्ला की भूमि है। ये एहसास होना तब शुरू हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार। इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है, क्योंकि विपक्षी पार्टी इस मुद्दे को हर जगह उछाल रही है और आरोप लगा रही है कि योगी सरकार ने 4 सालों में कुछ भी काम नहीं किया। विपक्षी पार्टियों के इन्हीं आरोपों का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के घोषणा पत्र के 90% वादे पूरे कर लिए हैं और 2 महीने में बचे हुए वादे भी पूरे कर लिए जाएंगे ताकि जनता माने कि बीजेपी जो कहती है उसे पूरा करती है। इस दौरान उन्होंने आह्वान किया कि पार्टी से युवा, महिलाओं, दलित और पिछड़ों को जोड़ा जाना चाहिए। अमित शाह ने इशारों ही इशारों में विपक्षी पार्टियों का भी जवाब दिया। शाह ने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए समाज सेवा का कार्य करती हैं, वहीं कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी होती हैं जैसे बारिश में मेंढक बाहर आ जाते हैं
ऐसे चुनावी मेंढक चुनाव के समय ही बाहर आते हैं। मित्रों में इतना ही कहना कि आपने सपा का भी शासन देखा, बसपा का भी शासन देखा और आपने अब भाजपा का योगी आदित्यनाथ का भी शासन देखा। ये सपा, बसपा, कांग्रेस ये परिवारवादी पार्टियां हैं। ये 22 करोड़ के सूबे का सबका कल्याण नहीं कर सकती। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों का सब विकास करने का वादा रखती है। सब विकास। दरअसल अमित शाह की कोशिश उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं के रूप में एक विशाल कैडर को खड़ा करने की है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास 2.5 करोड़ कार्यकर्ता हैं और अमित शाह ने अब बीजेपी नेताओं को बीजेपी सदस्यों की संख्या 4 करोड़ करने का लक्ष्य दिया है। अमित शाह भली भांति जानते हैं कि जब तक जनता के बीच सरकार के कामों को नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक सत्ता में वापसी आसान नहीं होने वाली। इसलिए अमित शाह ने चुनाव से कुछ महीने पहले ही इस काम को अंजाम तक पहुंचाने की मुहिम तेज कर दी है और बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी इसमें जी जान से जुट जाने की अपील की है। यूपी वालों को दिखाई पड़ा होगा कि परिवर्तन कैसे होता है, कैसे माफिया भागते हैं, डेवलपमेंट कैसे होता है, उद्योग कैसे लगते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनता है, स्वास्थ्य सेवाएं कैसे सुधरती हैं, शिक्षा सेवाएं कैसे बढ़ाई जाती हैं, किस प्रकार से युवाओं को और गरीबों के कल्याण के लिए ढेर सारी योजनाओं को लागू किया जाता है। ये सब करने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में भी बहुत कुछ करने का बाकी है। मैं आपको कहने आया हूं, हम फिर से एक बार घोषणा पत्र लेकर आएंगे और जो घोषणा पत्र लेकर आएंगे उसका 100% वादा हम फिर से भी पूरा कर 27 में आपके। उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले अमित शाह का लखनऊ दौरे को राजनीतिक नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह लखनऊ तो कई बार आ चुके हैं, लेकिन पार्टी मुख्यालय में संगठन की बैठक इन्होंने इससे पहले कभी नहीं की है। मैराथन बैठक में जहां पार्टी की रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे, वहीं उन्होंने उन तमाम अटकलों पर भी विराम लगा दिया कि उत्तर प्रदेश में 2022 चुनाव में बीजेपी का चेहरा कौन होगा। क्या चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे? लखनऊ में अपनी रैली में शाह ने साफ कहा कि अगर 2024 में मोदी जी को पीएम बनाना है तो योगी जी को सीएम बनाइए। इस ऐलान में अमित शाह ने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर पार्टी का रुख साफ कर दिया। मतलब कि बीजेपी मोदी की करिश्माई चेहरा, योगी का अनोखा अंदाज और शाह की कुशल रणनीति के सहारे 22 की नैया पार करने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। में अखिलेश यादव ने फिर कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। हाल ही में कांग्रेस से अलग हुए हरेंद्र मलिक को अखिलेश अपने पाले में मिला चुके हैं। अखिलेश जहां पूर्वांचल को साधने के लिए राजभर को साइकिल पर बिठाया है, तो वहीं अखिलेश ने अब हरेंद्र मलिक को साथ लाकर सियासत को एक अलग ही रूप दे दिया है। वहीं अखिलेश बीजेपी पर भी हमलावर हैं। 2022 के लिए क्या है बीजेपी का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। दो 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार कुनबा बढ़ाओ अभियान में लगी हुई है। इसी कड़ी में कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए पार्टी के पूर्व राज्यसभा सदस्य हरेंद्र मलिक सपा में शामिल हो गए। लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हरेंद्र मलिक और उनके बेटे शामली से पूर्व विधायक पंकज मलिक को सदस्यता दिलाई। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से परेशान है। अखिलेश ने ये भी कहा कि भाजपा में मनभेद ही नहीं बल्कि मतभेद भी है। अगर भाजपा सभी विधायकों की टिकट काट लेगी तो भी जीत नहीं पाएगी। कोरोना के समय पर जो कुछ मदद समाजवादी पार्टी कर सकती थी, हमने अपने स्तर से भी मदद की है।
और जिस समय गरीबों को सबसे ज्यादा जरूरत थी कि सरकार उनकी मदद करेगी, सरकार ने गरीबों को अनाथ छोड़ दिया, बेबसी में छोड़ दिया। हमारे बहुत सारे परिवार हैं ऐसे उत्तर प्रदेश के जिन्होंने किसी न किसी को खोया है। इस सरकार की जिम्मेदारी थी दवाई समय पर उपलब्ध कराना, गरीबों को बिस्तर उपलब्ध कराना। लोग भागते रहे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल, बिस्तर लोगों को नहीं मिला। और जब ऑक्सीजन की जरूरत थी, लोगों ने अपने आप भाग दौड़ करके जैसे तैसे इंतजाम कर सकते थे ऑक्सीजन का इंतजाम किया। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा कि जहां पर इतने अनाथ लोग गरीब छोड़ दिए हो सरकार ने। बीजेपी को तो अखिलेश यादव निशाने पर ले ही रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस को भी जोरदार झटका दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता माने जाने वाले हरेंद्र मलिक को साथ लाकर अखिलेश ने जाटलैंड को साधने की कोशिश की है। वेस्ट यूपी में बागपत और मुजफ्फरनगर भी जाटलैंड का गढ़ है। एक तरफ जहां पिछले 11 महीने से केंद्र सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब सपा मुजफ्फरनगर में हरेंद्र मलिक के सहारे जाट वोटों को साधने की तैयारी में लगी है। मुजफ्फरनगर की राजनीति सिर्फ किसान आंदोलन पर आकर टिक गई है। ऐसे में सपा को मुजफ्फरनगर और शामली की राजनीति के लिए एक बड़े जाट नेता की तलाश थी। अब अखिलेश यादव ने पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक और उनके बेटे पंकज मलिक को सपा में शामिल कर आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा दांव खेला है। आइए एक नजर डाल लेते हैं हरेंद्र मलिक के सियासी करियर पर। मुजफ्फरनगर के काजीखेड़ा के रहने वाले पूर्व राज्यसभा सदस्य हरेंद्र मलिक ने 1976 से 77 में डीएवी कॉलेज से छात्र राजनीति शुरू की। इसके बाद 1978 में संजय गांधी और इंदिरा गांधी के साथ आंदोलन में शामिल होकर जेल गए। वो 1982 में बीडीसी बने और 1985 में खतौली विधानसभा सीट से चुनाव जीते। 3 बार एक बघरा विधानसभा सीट से विधायक रहे। 1996 में विधानसभा और 2002 में समाजवादी पार्टी से लोकसभा का चुनाव हारी। 2002 में हरेंद्र मलिक इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो में शामिल होकर उसके कोटे से राज्यसभा पहुंच गए। अखिलेश जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कद्दावर नेताओं के सहारे किसानों को रिझाने में जुटे हैं, वहीं किसानों को लेकर वो बीजेपी सरकार पर भी हमलावर हैं। अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि किसान भाजपा का सफाया चाहता है, फसल को खरीदने का कोई इंतजाम नहीं है। किसान अपनी मेहनत की फसल जलाने को मजबूर है। खाद के लिए किसान की जान चली जाए, उसे आत्महत्या करनी पड़े तो स्थिति क्या होगी, अंदाजा लगा लीजिए। इसलिए एक बार किसान सरकार को सबक सिखाने के मूड में जरूर है। किसान अपना हक मांगने निकले थे, उन्हें गाड़ी के टायर से कुचल दिया और फिर कानून को कुचलने का काम कर रहे थे टायरों से। किसने नहीं देखा वो तस्वीर है कि किसने लोगों को उकसाया। और फिर कौन उम्मीद करेगा कि जब एक मंच पर इतने लोग बैठे हों तो क्या न्याय मिलेगा। लेकिन किसान ने भी ठाना इस बार, दिल्ली के किनारे से लेकर के उत्तर प्रदेश के आखिरी छोर तक किसान ने भी संकल्प लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हार करके जाएगी। कितनी भी राजनीतिक समीकरण बना लें, कितनी भी राजनीतिक स्ट्रेटेजी बना लें, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार राजनीतिक स्ट्रेटेजी बना करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। एक तरफ किसान आंदोलन और दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन दोनों नेताओं का सपा में शामिल होने से कांग्रेस को करारा झटका लगा है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़े होने की जुगत में है। प्रदेश में पार्टी की कमान खुद प्रियंका गांधी वाड्रा ने संभाली हुई है। हाल ही में 40% महिलाओं को टिकट के साथ साथ कई ऐलान भी कांग्रेस ने किए थे, लेकिन अखिलेश ने हरेंद्र मलिक को साथ लाकर जाटलैंड में एक और सारथी को तलाश लिया, जिसके सहारे अखिलेश चुनावी रण क्षेत्र में सियासी रथ को तेज गति से भगा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपना कुनबा लगातार बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि वो फिर से सरकार बनाने जा रही है, लेकिन क्या अखिलेश का ये दांव उन्हें फिर से सत्ता तक पहुंचा पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
31 अक्टूबर को प्रियंका गांधी गोरखपुर से चुनावी शंखनाद करने जा रही हैं। वैसे तो प्रियंका लगातार सड़कों पर संघर्ष करते हुए दिख रही हैं, लेकिन 31 अक्टूबर चुनावी शंखनाद करने के पीछे की कहानी बिल्कुल अलग है। 31 अक्टूबर का क्या है गांधी परिवार से कनेक्शन? 31 अक्टूबर क्या है नाता? आखिर 30 साल बाद क्यों गोरखपुर में गांधी परिवार करने जा रही रैली? इस 31 के आंकड़े को समझने के लिए इस खास रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए प्रियंका लगातार सड़कों पर संघर्ष करते हुए दिख रही हैं। पहले प्रियंका गांधी पर आरोप लगते थे कि वो उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स नहीं बल्कि घूमने आती है, लेकिन अब प्रियंका ने उत्तर प्रदेश में ही डेरा डाल दिया है और लगातार सरकार के खिलाफ आवाज भी उठा रही हैं। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी 31 अक्टूबर को गोरखपुर में चुनावी शंखनाद करने जा रही हैं। कांग्रेस ने इस रैली को प्रतिज्ञा रैली का नाम दिया। प्रियंका की प्रतिज्ञा रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस से लगाए तमाम पदाधिकारियों ने गोरखपुर में डेरा डाल दिया है और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस की कोशिश 2022 में योगी के गढ़ में सेंधमारी करने की है। गोरखपुर में रैली से इतर प्रियंका की रैली में तारीख की कहानी है। आखिर प्रियंका ने चुनावी शंखनाद के लिए इसी दिन को क्यों चुना? इसके पीछे इतिहास भी है और वर्तमान भी। 31 अक्टूबर की कहानी आपको बताएं, उससे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्रतिज्ञा रैली का उद्देश्य क्या है। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्राओं के साथ ही कांग्रेस प्रतिज्ञा रैली भी करेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जनता के बीच इसकी घोषणा के लिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद गोरखपुर चुना है। गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में प्रियंका 31 अक्टूबर को रैली करेंगी। पहले वो वाराणसी से प्रतिज्ञा रैली शुरू करने की तैयारी में थी। हालांकि लखीमपुर की घटना के बाद इसे किसान रैली में बदल दिया गया था। अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जाने से पहले जन समर्थन जुटाने, कांग्रेस का विजन बताने के लिए चल रही प्रतिज्ञा यात्रा की पहली रैली गोरखपुर में होगी। इस दौरान प्रियंका 8 प्रतिज्ञाएं जनता के सामने रखेंगी। यूं तो पहले ही प्रियंका इनके बारे में साफ कर चुकी हैं और यही प्रतिज्ञाएं जनता के बीच पहुंचाने के लिए यात्रा चल रही है। हालांकि प्रियंका सीएम योगी के गढ़ में जब इन प्रतिज्ञाओं को दोहराएंगी तो इसका अलग संदेश जाने की उम्मीद है। कोई भी घटना उत्तर प्रदेश के अंदर होती है तो और पार्टी के नेता बड़े बड़े वो सोचते रहते हैं कि हम कब जाएंगे उस घटना स्थल पर, हम कब जाएं, अभी जाएंगे, आज जाएंगे, कल जाएंगे, कैसे कार्यक्रम बनाएंगे। और टीवी पर आने लगता है कि प्रियंका गांधी दिल्ली से निकल चुकी हैं और घटना स्थल की ओर बढ़ रही हैं। ये टेलीविजन पर दिखाई देता है, पुलिस उनको रोक रही है। तो सबसे पहले अगर कोई एक्शन लेने वाली नेता है, घटना स्थल पे पहुंचने वाली नेता हैं, जो पीड़ित है उनका दुख दर्द बांटने वाली नेता हैं, उनके संघर्ष की आवाज को बुलंद करने वाली कोई नेता है तो वो प्रियंका गांधी है। इन सब से अलग अगर 31 अक्टूबर की बात करें तो 31 अक्टूबर 1984 को ही इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। वो दिन इनके लिए काला दिन था, लेकिन इसके बाद जब 31 अक्टूबर 1991 में राजीव गांधी ने गोरखपुर में एक विशाल जनसभा की थी तो अपार जनता का समर्थन मिला था और वो दिन भी इनके लिए बेहद खास था। और शायद यही वजह है कि 30 साल बाद एक बार फिर से वही गोरखपुर और वही 31 अक्टूबर का दिन गांधी परिवार ने चुनाव में सियासी बिगुल फूंकने के लिए चुना है। कांग्रेस नेताओं की माने तो गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली के माध्यम से जनता से सीधा संवाद स्थापित कर कांग्रेस की ताकत को दिखाने और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने जैसा होगा। और 31 अक्टूबर का ही वो दिन था जब गोरखपुर में राजीव गांधी ने जनसभा की थी और अपार समर्थन उन्हें लोगों का मिला था। और फिर 30 साल बाद 31 अक्टूबर का फिर वो दिन है जब गोरखपुर में प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा रैली करने वाली हैं। यानी 31 अक्टूबर का वो दिन क्यों कांग्रेस के लिए खास है, ये भी एक अहम सवाल है। और शायद यही वजह है कि 30 साल बाद गांधी परिवार फिर से उसी 31 अक्टूबर को याद करके गोरखपुर में एक विशाल जनसभा करने जा रहा है और इस रैली को प्रतिज्ञा रैली दे रहा है। अब उस समय जनसभा में कितना राजीव गांधी को जिस तरीके से अपार समर्थन मिला था जनता का, इस बार के 31 अक्टूबर में क्या प्रियंका गांधी को वो समर्थन मिलता है या नहीं, ये तो आने वाला मिशन 2022 ही तय करेगा। प्रियंका गांधी की ये प्रतिज्ञा रैली 31 अक्टूबर का दिन और गोरखपुर उसका केंद्र
इन सभी को जोड़कर देखा जाए तो कई मायने निकलते हैं। फिलहाल 31 अक्टूबर को ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक रैली बनाने के लिए कांग्रेसियों ने जी तोड़ मेहनत की है और अब इस रैली में उमड़ी भीड़ को देखकर अनुमान लगाया जाएगा कि 31 अक्टूबर का दिन जो 30 साल बाद एक बार फिर से आ रहा है, क्या फिर से वो एक बार फिर इतिहास दोहराएगा या नहीं। संवाददाता सुशील कुमार के साथ इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।